वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है भारत में वर्तमान में कौन क्या है 2025। करंट अफेयर्स 2025 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। फ्रेंड्स, भारत के जितने भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, उसके अलावा भारत सरकार में जितने भी महत्वपूर्ण मंत्री हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी साथ में बताऊंगा जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही सहायक होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। और आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? फ्रेंड्स, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, या फिर इसको कह दें भारत का राष्ट्र प्रमुख। भारत का राष्ट्र प्रमुख भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक होता है। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। फ्रेंड्स, भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको देश रत्न भी कहा जाता है। भारत में जब संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, तो उसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। फ्रेंड्स, भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्र प्रमुख भी होता है, और मैंने पहले बताया भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक होता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक भी होते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों, 2024 में आपने न्यूज़ समाचार में देखा होगा कि भारत में 2024 में मई में लोकसभा के चुनाव हुए थे। और फ्रेंड्स, लोकसभा के चुनाव के पश्चात लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। यह भारत के प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक शर्त होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 5 वर्ष का। संसद के अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं सिर्फ एक प्रक्रिया है, जिसको कहते हैं महाभियोग, जिसका संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। सो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए, यही एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। इनको आप याद रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे KR नारायण। पहली अनुसूचित जनजाति महिला है जो राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं, वह हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। आपातकाल की घोषणा भारत में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा की जाती है। दोस्तों, भारत के संविधान में भारत में किसी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए आपातकाल का प्रावधान किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, जिसको या फिर राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, या वित्तीय आपातकाल, 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है। अगर विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो भारत का राष्ट्रपति भारत में इन तीनों में से किसी भी आपातकाल को घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति के पास कुछ क्षमादान शक्तियां होती हैं, जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 72 में है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की सजा को माफ कर सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, यह भी जान लेना बहुत आवश्यक है। राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों जनता सीधे मतदान नहीं करती है। जनता सीधे मतदान नहीं करती है, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उनके निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडुचेरी की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको राष्ट्रपति से संबंधित वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। इनसे बाहर एग्जाम्स में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आप इनको रट लीजिए, इनको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर कौन है? भारत सरकार का प्रमुख, भारत का कार्यकारी प्रमुख, भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण पद है दोस्तों। और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री से संबंधित दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु किसी भी व्यक्ति की कम से कम 25 वर्ष होना आवश्यक है। और दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी? 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। एकमात्र महिला प्रधानमंत्री वर्तमान तक भारत में हुई हैं, वह हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत सरकार का प्रमुख होता है भारत का प्रधानमंत्री। और दोस्तों यहीं पर एग्जाम से पूछा जा सकता है कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो वो है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति या फिर राष्ट्र प्रमुख पूछा जा सकता है। या फिर एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे आता है कि भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक किसको कहा जाता है? भारत के राष्ट्रपति को। राज्यों में दोस्तों संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यों के राज्यपाल। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है भारत का प्रधानमंत्री। एग्जाम्स में यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है दोस्तों। भारत का जो नाम मात्र का प्रमुख होता है वह होते हैं भारत के राष्ट्रपति, लेकिन कार्यकारी प्रमुख होते हैं भारत का प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कौन है? दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद है भारत के प्रशासन में, भारत की राजनीति में। भारत का जो राष्ट्रपति का पद यदि किसी कारणवश खाली होता है तो भारत के उपराष्ट्रपति ही भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उस पद को संभालते हैं। और वर्तमान में भारत के जो उपराष्ट्रपति वह हैं श्री जगदीप धनखड़। वर्तमान में भारत के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह होता है भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है और संसद का उच्च सदन जो कि एक स्थायी सदन होता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की कम से कम आयु 35 वर्ष होना आवश्यक है। तो आप दोस्तों 3 मैं महत्वपूर्ण पद बता रहा हूं जिनके आप नाम याद रखिएगा। उनके उसमें उस पद के लिए कम से कम व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत का राष्ट्र प्रमुख, भारत के राष्ट्रपति, भारत के वाइस प्रेसिडेंट, भारत के उपराष्ट्रपति में चुनाव लड़ने के लिए कोई भी उम्मीदवार है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनका नियुक्ति के लिए उस व्यक्ति की कम से कम आयु 35 वर्ष होना आवश्यक है। निर्वाचन, भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं उनका जो निर्वाचन है वह भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता मतदान नहीं करती है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर के गुप्त मतदान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणी मत के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति पद जो है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति का प्रावधान है, वहीं अमेरिका के ही संविधान से भारत के उपराष्ट्रपति पद को लिया गया है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वर्तमान में भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वह हैं
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत का सबसे महत्वपूर्ण पद है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स फ्रेंड्स, भारतीय जो न्यायपालिका तंत्र है वह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। हमारा जो न्यायपालिका तंत्र है कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिया गया। दोस्तों, हमारे संविधान को जब निर्मित किया गया था तो संविधान सभा की एक प्रारूप समिति थी जिसकी अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके साथ साथ संविधान की प्रारूप समिति के में 7 सदस्य थे। और दोस्तों, ये 7 सदस्यों ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन कर भारत के संविधान का निर्माण किया था। और इन्हीं 60 देशों से लगभग जो भारत के संविधान में है प्रमुख प्रावधानों को लिया गया है, जैसे कि भारत की न्यायपालिका प्रणाली को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, संविधान में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, संघ सरकार की व्यवस्था को कनाडा के संविधान से लिया गया है, भारत के संविधान में राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, भारत के संविधान की जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है उसको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। उसके साथ साथ दोस्तों, हमारे संविधान में जो आपातकाल के प्रावधान हैं उनको जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो भारत के संविधान के जो प्रमुख स्रोत हैं इनसे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको आप याद रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्रोत हैं वह मैंने आपको बता दिए हैं। भारत में किस प्रकार की न्याय प्रणाली है फ्रेंड्स, स्वतंत्र एवं एकीकृत। यह क्वेश्चन एग्जाम से पूछा गया है कि भारत की न्याय प्रणाली कैसी है, एकीकृत। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश, पहले मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति H.J. कानिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्त आयु है वह 65 वर्ष। दोस्तों, भारत में न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। भारत में मुख्य न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्त आयु है वह है 65 वर्ष। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और शपथ है भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश का निष्कासन संसद के द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों, इसमें और महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। एकीकृत न्यायपालिका तंत्र वह होता है जिसमें सबसे शीर्ष पर न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके अधीनस्थ राज्यों में न्यायालय होते हैं, फिर उनके अधीनस्थ जिला न्यायालय या अधीनस्थ या सत्र न्यायालय होते हैं। आप देखेंगे कि भारत में जो न्याय प्रणाली है वह एकीकृत है। सबसे सर्वोच्च में है सर्वोच्च न्यायालय, जो कि भारत का केंद्रीय न्यायालय या संघीय न्यायालय आप मान सकते हैं। उसके अधीनस्थ हैं राज्यों के न्यायालय, जो राज्य उच्च न्यायालय होते हैं। उच्च न्यायालयों के जो अधीन है वह हैं जो जिला न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय या फिर सत्र न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय उनको कहा जाता है। तो यह न्यायपालिका का एक एकीकृत न्यायपालिका तंत्र है। इसको आप याद रखिएगा। भारत में एकीकृत न्यायपालिका तंत्र को अपनाया गया है और भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से इसको प्रेरित होकर के अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री होम मिनिस्टर कौन है। तो फ्रेंड्स, भारत के वर्तमान में होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह। अमित शाह भारत के वर्तमान में होम मिनिस्टर हैं। भारत सरकार के जो मंत्री हैं उनसे संबंधित एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप याद रखिएगा। भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का लौह पुरुष और इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। किसको, भारत के जो लौह पुरुष और भारत के बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टैचू ऑफ यूनिटी आपने सुना होगा दोस्तों, गुजरात में है, वह सरदार पटेल से संबंधित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत की पहली महिला गृह मंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। 562 देसी रियासतों का भारत में विलय करवाया था सरदार पटेल ने। आज़ादी के पश्चात दोस्तों, भारत में कुछ देसी रियासतें थीं जिनका विलय भारत में करवाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, क्योंकि उस समय भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल थे। राष्ट्रीय जो एकता दिवस है वह प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय
एकता दिवस, इससे क्वेश्चन एग्जाम से दोस्तों बहुत बार पूछे गए हैं। ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वह हैं श्री राजनाथ सिंह। फ्रेंड्स, करेंट अफेयर्स का यह वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। करेंट अफेयर्स का वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और दोस्तों, अब जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें करेंट अफेयर्स से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्पेशली वर्तमान में जो संघ सरकार या केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए या फिर कुछ वैधानिक और संवैधानिक निकाय हैं उनसे उनके जो चेयरमैन होते हैं उनसे संबंधित एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, करेंट अफेयर्स से संबंधित सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनकी पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। दोस्तों, भारत की तीनों सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वह भारत के राष्ट्रपति होते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। पहली महिला पूर्णकालिक रक्षा मंत्री थी श्रीमती निर्मला सीतारमण। वर्तमान में रक्षा राज्य मंत्री हैं श्री संजय सेठ। दोस्तों, संघ सरकार में मंत्री होते हैं 3 प्रकार के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में, इसको आप याद रखिएगा। भारत के थल सेना प्रमुख हैं वर्तमान में श्री जनरल उपेंद्र द्विवेदी। भारत के वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल AP सिंह। भारत के जल सेना प्रमुख हैं वर्तमान में एडमिरल R हरि कुमार। भारत पाक युद्ध 1971 में हुआ था, उस समय भारत के रक्षा मंत्री थे श्री जगजीवन राम। कारगिल युद्ध 1999 के दौरान भारत के रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस। ये दोस्तों रक्षा मंत्रालय से संबंधित मैंने बहुत महत्वपूर्ण आपको पॉइंट्स बताए हैं। भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों मंत्री हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। भारत में संसद में बजट जो प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है वह वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वर्तमान में जो भारत के वित्त मंत्री हैं वह हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? श्री राजीव कुमार। दोस्तों, अक्सर यह जो चीफ इलेक्शन कमीशन या फिर भारत का जो निर्वाचन आयोग है वह न्यूज में हमेशा चर्चा में रहता है, क्योंकि भारत में कभी ना कहीं किसी न किसी प्रकार से चुनाव होते रहते हैं। तो इस वजह से भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर विधानसभाएं और लोकसभा, राज्यसभा और नगर पालिका इनके चुनाव होते रहते हैं। तो यह जो निर्वाचन आयोग है यह हमेशा सुर्खियों में रहता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो आप याद रखिएगा। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपको पॉइंट्स बता देता हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे श्री सुकुमार सेन। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या फिर उसकी 65 वर्ष की अधिकतम आयु तक। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो दोस्तों पद है वह एक संवैधानिक पद है, क्योंकि जो भारत का निर्वाचन आयोग है यह दोस्तों एक संवैधानिक निकाय है, इसका संविधान में स्पष्ट उल्लेख है। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण जो निकाय हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो कुछ महत्वपूर्ण निकाय होते हैं जिनका संविधान में उल्लेख है उनको संवैधानिक निकाय कहा जाता है। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण निकाय हैं जो संविधान में उल्लेख नहीं है लेकिन संसद में विधान बना करके उनको स्थापित किया गया है, वह वैधानिक निकाय होते हैं। लेकिन कुछ निकाय ऐसे भी हैं जिनका या तो फिर संवैधानिक उल्लेख भी नहीं है या फिर इनको विधान बना करके भी नहीं स्थापित किए गए, उनको सिर्फ एक कार्यकारी आदेश के द्वारा स्थापित किया गया। तो एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह निकाय किस प्रकार का निकाय है, संवैधानिक, वैधानिक या फिर
कानूनी। तो इसको आप याद रखिएगा कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है यह एक संवैधानिक निकाय है और मुख्य चुनाव आयुक्त का जो पद है वह भी एक संवैधानिक पद है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू किया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष है वह मतदान कर सकता है। उद्देश्य, जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसका मुख्य उद्देश्य और कार्य दोस्तों यह है: भारत का राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों के सदस्यों का चुनाव करवाना इसका प्रमुख कार्य है। इसके अलावा दोस्तों मतदान नामावली भी तैयार करता है। कौन? भारतीय निर्वाचन आयोग। राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको चुनाव चिन्ह भी इसी के द्वारा दिया जाता है, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों आयोग है, निकाय है और बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद है, क्योंकि हमेशा सुर्खियों में रहता है। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, श्री राजीव कुमार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? भारत के रेल मंत्री हैं वर्तमान में श्री अश्विनी वैष्णव। श्री अश्विनी वैष्णव वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं। फ्रेंड्स, भारत में जो पहली रेल थी वह कब और कहाँ चलाई गई थी? 1853 में ब्रिटिश काल में, यानी कि मुंबई से ठाणे के मध्य पहली रेल भारत में चलाई गई थी। भारत में जो रेल लाइन है इसको बिछाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। भारत के तत्कालीन कौन थे? तत्कालीन गवर्नर जनरल। भारतीय रेल के कुल जोनों की संख्या है 19। भारत के पहले रेल मंत्री थे आसफ अली। भारत का पहला रेल बजट कब लाया गया था? 1924 में, ब्रिटिश काल में। भारत का अंतिम रेल बजट 2019 में तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु लाए थे। अब इसको अंतिम रेल बजट इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि 2019 में जो रेल बजट था उसको 2020 में आम बजट के साथ मिला दिया गया। तो अब रेल बजट अलग से नहीं लाया जाता है, आम बजट के साथ ही भारत के वित्त मंत्री के द्वारा बजट के साथ लाया जाता है। भारतीय रेल का सर्वाधिक आमदनी किससे होता है? माल भाड़ा से। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? दोस्तों संसद के 2 सदन है, मैंने बताया था आपको, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में दोस्तों जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आते हैं सदस्य। राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं दोस्तों, राज्यसभा उच्च सदन होता है, स्थायी सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कौन करता है? जनता करती है। जैसे कि मई जून 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। अब लोकसभा के जब चुनाव हो जाते हैं दोस्तों, तो लोकसभा के सदस्य साधारण बहुमत के द्वारा अपने में से ही एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जिसको लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर कहा जाता है। और दोस्तों लोकसभा स्पीकर वर्तमान में है भारत के श्री ओम बिरला। कुछ महत्वपूर्ण और जानकारी दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे श्री जीवी मौलंकर। संसद के अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। दोस्तों संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है? दोस्तों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तब होती है जब किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में परस्पर एक दूसरे से मेल नहीं हो रहा है, यानी कि एक सदन के द्वारा किसी विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाता है, तब राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। लेकिन इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें भी एक क्लॉज ये है, संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक में कोई भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो जब किसी विधेयक के संबंध में किसी दूसरे
सदन के द्वारा असहमति जताई जाती है तब राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा स्पीकर का चुनाव कैसे होता है? साधारण बहुमत के द्वारा। लोकसभा में निर्णायक मत कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों, जब किसी विधेयक के संबंध में लोकसभा में मतदान होता है तब आमतौर पर लोकसभा अध्यक्ष उसमें मतदान नहीं करते हैं, लेकिन जब पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो जाते हैं तब लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वह निर्णायक मत देते हैं, जिसको कास्टिंग वोट कहा जाता है। इससे संबंधित एग्जाम से क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लोकसभा में निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। लोकसभा सदस्यों के द्वारा लोकसभा स्पीकर का चुनाव साधारण बहुमत के द्वारा होता है। संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। वैसे संसद के, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर, और संयुक्त बैठक को जो बुलाता है वह है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बार बार रिपीट तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको, इसको याद रखिएगा। संसद के अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देता हूँ कि संसद के जो अंग हैं लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति क्यों हैं। दोस्तों, भारत में कोई भी कानून, जो कोई भी अधिनियम बनता है तो उसको विधेयक के रूप में इन तीनों स्थानों से, तीनों जगह से गुजरना पड़ता है। मान लीजिए लोकसभा में कोई विधेयक लाया गया, उसको राज्यसभा से पारित होगा, उसके पश्चात जब तक उसमें राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं कर देंगे तब तक वह विधेयक अधिनियम यानी बिल अधिनियम नहीं बन सकता है। तो इसी वजह से जो संसद के, जो हमारे संसद के अंग हैं तो वह तीन है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, क्योंकि कोई भी कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना लागू या फिर कानून नहीं बन सकता है, वह विधेयक ही रह जाएगा, बिल ही बना रह जाएगा वो। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? भारत सरकार का इसको वकील कहा जाता है, भारत सरकार का वकील कहा जाता है। और दोस्तों, वर्तमान में भारत के जो महान्यायवादी, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वह हैं आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी भारत के महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल है। एग्जाम्स में कई बार अंग्रेजी से नाम लिखा हुआ आ जाता है, तो आप याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी या फिर सरकार का वकील भी इसको कहा जाता है। दोस्तों, महान्यायवादी का जो पद है उसका संविधान में उल्लेख है, यानी यह एक संवैधानिक पद है। संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है। भारत के पहले महान्यायवादी थे श्री MC सीतलवाड़। केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार या फिर केंद्र सरकार का वकील होता है कौन? अटॉर्नी जनरल। योग्यता, कोई भी व्यक्ति जिसकी जो भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य है वह महान्यायवादी के रूप में नियुक्त हो सकता है। महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है, इसका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल। संसद के दोनों सदनों में बैठ सकता है महान्यायवादी। महान्यायवादी जो होते हैं वह संसद के दोनों सदनों में बैठ सकते हैं। भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का भी अधिकार है। दोस्तों, संसद के दोनों सदनों में बैठ सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। महान्यायवादी का जो पारिश्रमिक है, जो वेतन है, वह राष्ट्रपति तय करते हैं। भारत के राष्ट्रपति वेतन को तय करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? RBI के गवर्नर कौन है? दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह उसको केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है या फिर सरकार का बैंक भी कहा जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ मैं। और दोस्तों, वर्तमान में जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं वह हैं श्री संजय मल्होत्रा, वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। सबसे पहले आप याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ब्रिटिश काल में एक प्राइवेट यानी निजी बैंक के रूप में की गई थी, लेकिन आज़ादी के पश्चात दोस्तों क्या हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और यह सरकारी बैंक है। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वह 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब? ब्रिटिश काल में। RBI की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का जो पहले गवर्नर थे वह थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ।
भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। लेकिन जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो इसका मुख्यालय था कोलकाता में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1949 में। तब से यह क्या है? सरकारी बैंक हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों वित्त मंत्रालय के अधीनस्थ है। संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर नियुक्त हुए हैं और 25वें गवर्नर थे शक्तिकांत दास। आरबीआई से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इससे बाहर नहीं आएगा। आरबीआई से संबंधित ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं और करेंट अफेयर्स के साथ साथ दोस्तों उस करेंट पद या फिर पदाधिकारी से संबंधित ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूं जो आप स्टैटिक जीके भी आपका मजबूत हो जाएगा इससे। भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ प्राथमिक कार्य हैं, उनमें से विदेशी मुद्रा का जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, फॉरेक्स रिजर्व जो होता है, उसका प्रबंधन करता है कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। करेंसी नोट जो जारी की जाती है वह भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है और भारत के जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं उनका विनियमन भी कौन करता है? आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई के एकमात्र गवर्नर और भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनका हाल ही में निधन हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे भारत के राजनीति में। दोस्तों वह एक महत्वपूर्ण प्रशासक, वह महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गवर्नर, बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर इन्होंने कार्य किया था, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों आरबीआई के गवर्नर के रूप में यह कार्यरत थे। जब भारत में वित्त का संकट आया था, जब भुगतान असंतुलन आया था, तब उस समय भारत के वित्त मंत्री थे दोस्तों। और उसके पश्चात लगातार 2 कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री भी नियुक्त हुए थे। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पद थे उनको धारण किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। आरबीआई का दोस्तों वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। आमतौर पर जो हमारा भारत का वित्तीय वर्ष है वह 1 अप्रैल से 30 मार्च तक रहता है, लेकिन आरबीआई के केस में अलग है दोस्तों। आरबीआई का जो वित्त वर्ष है वह 1 जुलाई से 30 जून तक रहता है और प्रतिवर्ष राष्ट्रपति या फिर संसद में आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। कब? अगस्त में। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान। श्री धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वर्ष 1985 से 2020 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसको कहते थे। भारत की पहली महिला शिक्षा मंत्री थी श्रीमती स्मृति ईरानी। अगला सबसे महत्वपूर्ण जो दोस्तों पद है एग्जाम्स के लिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA वर्तमान में कौन है दोस्तों? श्री अजीत डोवाल। श्री अजीत डोवाल वर्तमान में भारत के NSA हैं। दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कई बार इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम से पूछा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद का जो गठन है वह 1999 में हुआ था। भारत के पहले NSA थे श्री ब्रजेश मिश्र। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का दर्जा दोस्तों भारत में कैबिनेट मंत्री के बराबर है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वरीयता क्रम में 7वें नंबर पे आते हैं। NSA का मासिक वेतन लगभग होता है 1,62,000। NSA गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का जो कार्यकाल है वह अनिश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं है दोस्तों। ना तो यह संवैधानिक पद है ना ही वैधानिक पद है, इसको आप याद रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के अध्यक्ष कौन है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्री S सोमनाथ। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान या फिर इसरो का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम से पूछा जा सकता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसरो के जनक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। प्रथम भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट, एग्जाम से पूछा गया है ये क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के जनक। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में, कर्नाटक राज्य में। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ था? 19 अप्रैल 1975 को।
भारत का प्रथम उपग्रह कहाँ से लॉन्च हुआ था? सोवियत यूनियन से। चंद्रमा में पहुंचने वाले भारत के पहले व्यक्ति? स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारतीय उपग्रह चंद्रयान-3। दोस्तों 2023 में, जुलाई 2023 में इसरो के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई जब चंद्रयान-3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराया गया। भारत विश्व का पहला देश बना जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? भारत के सीएजी। तो फ्रेंड्स, भारत के वर्तमान में सीएजी हैं श्री संजय मूर्ति। संजय मूर्ति वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक संवैधानिक पद है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के मध्य उल्लेख है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सीएजी को उसके पद से उसी प्रकार या उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। भारत के जो सीएजी हैं उनका मुख्य कार्य है भारत की संचित निधि से जो किए गए व्यय हैं उनकी जांच करना। इनका मुख्य कार्य है। सीएजी भारत के वित्तीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण पद है। 16वें वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों यह संवैधानिक निकाय है फाइनेंस कमीशन। और 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वह हैं श्री अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे श्री केसी नियोगी। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका संविधान के अनुच्छेद 280 में उल्लेख है। दोस्तों ये जो पॉइंट्स हैं ये बार बार रिपीट होता है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो इसको आप याद रखिएगा, संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन का उल्लेख करता है। और प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग का जो प्राथमिक कार्य है वह है केंद्र सरकार और राज्यों के बीच पर कर जो टैक्स होता है उस राजस्व का वितरण करना, उसकी सिफारिश करता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती हैं वह सलाहकारी होती हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एनके सिंह। जो वित्त आयोग होता है दोस्तों यह क्या करता है, अपनी सलाह के रूप में एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीमती रवनीत कौर को। श्रीमती रवनीत कौर सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई हैं। दोस्तों भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 14 अक्टूबर 2003 में की गई। सीसीआई एक प्रकार का क्या है, वैधानिक निकाय है, यानी कि इसका एक स्पष्ट विधेयक को संसद में पास करा करके अधिनियम बना करके इसको स्थापना किया गया है। यह एक वैधानिक निकाय हो जाता है। सीसीआई के पहले अध्यक्ष थे श्री धर्मेंद्र कुमार। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 6 अन्य सदस्य होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों पॉइंट जो कि आपके जानने के लिए बहुत ही जरूरी है, आयोग के उद्देश्य क्या है? सीसीआई के उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। अब प्रतिस्पर्धा को कैसे बढ़ाया जाएगा दोस्तों? मार्केट में किसी भी कंपनी, किसी भी व्यक्ति की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। सबको प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन का अधिकार होना चाहिए। उपभोक्ताओं के हितों का रक्षा करना, व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, बाजार में एकाधिकार को रोकना, यानी कि मार्केट में, भारत की मार्केट में किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी सामान का एकाधिकार न होने पाए, सभी को कंपटीशन करने का मौका मिले। उपभोक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो, ठगी ना हो, एक तरीके से उपभोक्ताओं की भी हितों की रक्षा करना। भारत में व्यापार की स्वतंत्रता सबको मिले, यह सुनिश्चित करना सीसीआई का मुख्य कार्य है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है दोस्तों? वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल।
उत्तर प्रदेश भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगला दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स उत्तर प्रदेश के बारे में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है भारत का उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ, जिसको नवाबों का शहर कहा जाता है। दोस्तों भारत में संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सर्वाधिक सीटें कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में। लोकसभा की सीट संख्या है 80, राज्यसभा की सीटें हैं कुल 31। सबसे ज़्यादा जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं वह कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है। और भारत के संविधान में जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का बंटवारा किया गया है। उत्तर प्रदेश में ही भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त की गई थी सुचेता कृपलानी, और उत्तर प्रदेश में ही भारत की पहली महिला राज्यपाल के रूप में नियुक्त की गई थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। इनको भारत कोकिला भी कहा जाता है। वर्तमान में भारत में कुल 76 जिले हैं दोस्तों, कुल 76 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। दोस्तों राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है। पहले मैंने आपको राष्ट्रपति का जब क्वेश्चन हल कराया था तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्र का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह भारत के राष्ट्रपति होते हैं, और जो राज्यों के सर्वाधिक संवैधानिक प्रमुख होते हैं वह राज्यपाल होते हैं। यह एक संवैधानिक पद है। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन उसमें बाद में लिखा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए उस व्यक्ति की कम से कम आयु 35 वर्ष होनी आवश्यक है। राज्यपाल केंद्र और राज्य के मध्य एक संचार का माध्यम है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। जैसे दोस्तों संसद के निचले सदन लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, उसी प्रकार राज्यों की विधानसभाओं में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? दोस्तों विजया किशोर रहाटकर। यह एक वैधानिक निकाय है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, राष्ट्रीय महिला आयोग एक संविधिक आयोग है, यानी कि इसका संविधान, इसका एक विधेयक लाकर के इस आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। यह आयोग शिकायत या फिर स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए जो कानूनी सुरक्षा उपाय हैं उनको लागू करते हैं। आयोग की पहली महिला प्रमुख थी सुश्री जयंती पटनायक। श्रीमती विजया किशोर रहाटकर महाराष्ट्र की महिला आयोग की अध्यक्ष थी 2016 से 2021 तक। दोस्तों श्रीमती विजया किशोर रहाटकर द्वारा शुरू की गई कुछ पहलें हैं। सक्षमा एसिड पीड़ितों के मदद के लिए यह पहल शुरू की गई। प्रज्वला स्वयं सहायता समूहों को सरकारी योजनाओं के लाभों से जोड़ना। सुहिता महिलाओं के लिए 24/7 हेल्पलाइन सेवा है। दोस्तों सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? श्री चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। भारत का बैंकिंग सेक्टर का सबसे महत्वपूर्ण बैंक है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। इसके पहले अध्यक्ष थे दिनेश खारा। चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी SBI के 27वें चेयरमैन हैं। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया है? दोस्तों सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि यह प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। दोस्तों 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे। लोकसभा चुनाव होने के पश्चात लोकसभा के सदस्य के रूप में लोकसभा में पहुंचते हैं। अब लोकसभा में जब तक लोकसभा के स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक नॉर्मल तौर पर, सामान्य तौर पर जो लोकसभा में
सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसको लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। श्री भर्तृहरि महताब 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने गए थे। यह क्वेश्चन एग्जाम से पूछा गया है दोस्तों। संसद के निचले सदन लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो विपक्ष के नेता वर्तमान में लोकसभा में हैं श्री राहुल गांधी। श्री राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता है। यह भी महत्वपूर्ण पद है। संसद के अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा में दोस्तों कोई भी व्यक्ति विपक्ष का नेता तभी बन सकता है जब लोकसभा की कुल संख्या का 1/10 सीट उसके पास हो। तो वर्तमान में कांग्रेस के पास 99 सांसद हैं और लोकसभा में कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या है 545। तो इस तरह से 1/10 सीट से ज़्यादा कांग्रेस के पास है। इस वजह से कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं वह लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में चुने गए थे। 2024 को आम चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता चुने गए। राहुल गांधी रायबरेली उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। लोकसभा संसद का निचला सदन है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? श्री प्रमोद कुमार मिश्रा को। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। पहले प्रधान सचिव थे श्री PN हक्सर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं दोस्तों, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत के वर्तमान विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर कौन है दोस्तों? श्री S जयशंकर। श्री S जयशंकर भारत के वर्तमान में फॉरेन मिनिस्टर हैं। दोस्तों भारत के पहले विदेश मंत्री थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचशील सिद्धांत कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं दोस्तों। पंचशील सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत दोस्तों एक समझौता था जो 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के मध्य हस्ताक्षर किए गए थे। और वह पंचशील सिद्धांत क्या थे? एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, एक दूसरे के खिलाफ आक्रामकता न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक लाभ की नीति का पालन करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास रखना। यह पंचशील के सिद्धांत थे जो 2 प्रधानमंत्रियों के द्वारा साइन किए गए थे। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? श्रीमती प्रीत सूदन। दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। भारत के संविधान में UPSC या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर संघ लोक सेवा आयोग इसका निकाय का स्पष्ट उल्लेख है। UPSC के गठन, शक्तियों, कार्यों और संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के मध्य इसका उल्लेख है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। UPSC का जो अध्यक्ष हैं और उनके सदस्यों का कार्यकाल वह 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक। इसके प्रमुख कार्य हैं अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और केंद्र शासित प्रदेशों की लोक सेवाओं में नियुक्त के लिए परीक्षा का आयोजन करना। जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं दोस्तों, जो IPS, IAS, IRS, IFS, ये जितने भी महत्वपूर्ण सरकारी पद हैं, इनका जो भर्ती होती है उसका आयोजन UPSC के द्वारा किया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर GST काउंसिल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के वर्तमान में चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन है दोस्तों? श्रीमती निर्मला सीतारमण। और दोस्तों जो GST काउंसिल होती है उसके अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री। और दोस्तों वर्तमान में वित्त मंत्री हैं भारत की श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो GST काउंसिल भारत की एक कर काउंसिल, जिसमें भारत में किस प्रकार के टैक्स, कितने दर लगाया जाएगा, इन सब का निर्णय GST काउंसिल में किया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली की शुरुआत भारत में 1 जुलाई 2017 को की गई थी।
जीएसटी क्या है? एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है। भारतीय संविधान के में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया था। दोस्तों इस तरह से ये क्या है? एक संवैधानिक पद हो जाता है। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 279 जोड़ा गया था, 279 का जो राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद की स्थापना करने की शक्ति देता है। जीएसटी परिषद क्या है? एक केंद्र और राज्यों का संयुक्त परिषद है जिसकी अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद द्वारा कर की दरों का निर्धारण किया जाता है। जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता भारत के वित्त मंत्री करते हैं और इसी में भारत में अप्रत्यक्ष कर की दरों का निर्धारण किया जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो दोस्तों वर्तमान में श्री किशोर मकवाना वर्तमान में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के चेयरमैन है। दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जो जनजाति आयोग है वह एक संवैधानिक निकाय है और इस निकाय में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा किया जाता है। यह अनुच्छेद आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ 2 अनुच्छेद मैं आपको और बताऊंगा, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 का और अनुच्छेद 338 का खा। आयोग के प्रमुख कार्य अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण, अधीक्षण करना, अनुसूचित जाति के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी भी मामले की जांच और सुनवाई करना, अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए कार्य करना। मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का मुख्य कार्य यह है कि भारत में अनुसूचित जाति के लोगों के हितों की रक्षा करना और उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए कार्य करना। यह एक संवैधानिक आयोग है जिसका गठन भारत के राष्ट्रपति करते हैं। उसी तरीके से दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? श्री अंतर सिंह आर्य, जो वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। और दोस्तों यह भी एक संवैधानिक निकाय है और इसको मैंने बताया था कि 338 के का में इसका उल्लेख है। इस निकाय में भी एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य हैं। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। आयोग का प्रमुख कार्य है अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करना, अधीक्षण करना, अनुसूचित जनजाति के हितों का उल्लंघन करने वाले सभी मामलों की जांच और सुनवाई करना, अनुसूचित जनजाति के सभी लोगों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए कार्य करना। तो भारत में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? श्री हंसराज गंगाराम अहीर, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और दोस्तों इसका भी भारत के संविधान में उल्लेख है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है और इसका उल्लेख कहाँ पर है दोस्तों? 338 के खा में, 338 के खा में इसका उल्लेख है। इसमें भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तीनों ही जो आयोग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, इन तीनों आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। संवैधानिक निकाय है। 338 का काम है अनुसूचित जाति, 338 के काम है अनुसूचित जनजाति, 338 के खा में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इस आयोग के प्रमुख कार्य हैं सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों के अनुसंधान एवं उनके कार्य का संचालन करना। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है,
नीति आयोग के उपाध्यक्ष नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में जो नीति आयोग है उसके उपाध्यक्ष हैं श्री अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह दोस्तों पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं इस समय वर्तमान में अरविंद पनगड़िया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया। इसके पहले जो योजना आयोग था उसकी जगह पर ही नीति आयोग को लाया गया। यह कोई भी संवैधानिक और वैधानिक किसी भी प्रकार का निकाय नहीं है, इसको आप याद रखिएगा। नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो नीति आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की वर्तमान में जो चेयरमैन हैं वह श्रीमती विजया भारती सयानी। वर्तमान में जो इसकी अध्यक्ष हैं वह श्रीमती विजया भारती सयानी। दोस्तों NHRC फुल फॉर्म नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन संसद के द्वारा एक अधिनियम के द्वारा इसका स्थापना किया गया है। NHRC का गठन 1993 में किया गया था। आयोग में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होना चाहिए। इसका उद्देश्य भारत में मानवाधिकारों की उल्लंघन की जांच करना। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों अधिकतर जितने भी वैधानिक आयोग हैं या संवैधानिक आयोग हैं, इनके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में ऐसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों भारत में वर्तमान में कौन क्या है, 2025 करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह टॉपिक है, जिसमें मैं आपको भारत के महत्वपूर्ण पदों के पदाधिकारी वर्तमान में कौन क्या है उससे संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूं, और प्रत्येक क्वेश्चंस का मैं स्टैटिक जी के भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता रहा हूं, जो कि प्रतियोगी परीक्षा में लगातार दोस्तों यह रिपीट होते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप इससे संबंधित जो स्टैटिक क्वेश्चंस है उनको आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत आसानी से हल कर लेंगे। भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर दोस्तों इस समय कौन है? श्री हीरालाल समरिया। याद रखिएगा, श्री हीरालाल समरिया, केंद्रीय सूचना आयुक्त। दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग एक कैसा वैधानिक निकाय है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब? 2005 में हुई थी। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या फिर अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक। केंद्रीय सूचना आयोग कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारत के वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है दोस्तों? वर्तमान में श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। दोस्तों यह भी क्या है? एक वैधानिक निकाय है, एक वैधानिक निकाय है। और सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसकी स्थापना संथानम समिति के सिफारिश पर की गई थी। कार्यकाल जो होता है मुख्य सतर्कता आयुक्त का वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या फिर 65 वर्ष की आयु तक। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था
भारत में भ्रष्टाचार रोकना, केंद्रीय सतर्कता आयोग किस मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक डायरेक्टर कौन है। दोस्तों आईपीएस प्रवीण सूद वर्तमान में सीबीआई के डायरेक्टर हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। सीबीआई किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, कार्मिक मंत्रालय के। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम करना। सीबीआई के आदर्श वाक्य हैं उद्यम, निष्पक्षता और ईमानदारी। सीबीआई के अंतर्गत 7 शाखाएं हैं जो कार्य करती हैं। पहली भ्रष्टाचार निरोध शाखा, आर्थिक अपराध शाखा, विशेष अपराध शाखा, नीतिगत और समन्वय शाखा, प्रशासनिक शाखा, अभियोग निदेशालय और केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। यह दोस्तों सीबीआई के अंतर्गत शाखाएं कार्य करती हैं। अगला दोस्तों बहुत ही सुर्खियों में रहता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट या फिर ईडी। बहुत ही चर्चा में रहता है यह निकाय और इसलिए क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। प्रवर्तन निदेशालय या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के जो वर्तमान में निदेशक हैं श्री राहुल नवीन वर्तमान में निदेशक है। दोस्तों ईडी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, वित्त मंत्रालय के। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक कानूनों को लागू करना, वित्तीय अपराधों से निपटना। प्रमुख आर्थिक कानून हैं जिनको यह लागू करना है, यानी कि धन शोधन निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, इनको लागू करना। दोस्तों भारत में वर्तमान में कौन क्या है 2025 करेंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे संबंधित मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पदों के बारे में बताया, वर्तमान में कौन क्या है और इन महत्वपूर्ण मंत्रालय, महत्वपूर्ण पदों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने आपको इसमें सिलेक्टेड तौर पर पढ़ाए, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इनको आप रिपीटेड तौर पर बार बार देख लीजिए। करेंट अफेयर्स 2025 जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं आगामी हैं उनके लिए ये बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। और दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में दोस्तों करेंट अफेयर्स 2025 वर्तमान में कौन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद।